हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको व्याकरण का ऑल चैप्टर करा चुकी हूँ और व्याकरण के ऑल चैप्टर करा चुकी हूँ। और आज हम क्षितिज में से आपको रीडिंग कराएंगे। क्षितिज का सेकंड चैप्टर है गद्यखंड। क्षितिज गद्यखंड का सेकंड चैप्टर है लहसा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप अपनी बुक ओपन करिए, जीवन परिचय पढ़ लीजिए और उसके बाद में लेखक ने जो कृतियाँ लिखी, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में बताती हूँ। देखिए ध्यान से। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था, यानी इतनी भाषाएं उनको आती थी, इतनी भाषाओं की उन्हें ज्ञान था, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग हैं इसके। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी जो सामग्री, जो किताबें, जो रचनाएं लुप्त हो चुकी थी, उन्हें भी लाने के लिए, यानी उन्हें भी लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। यात्राव्रत में लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब मैं शॉर्ट में जीवन परिचय बताती हूँ राहुल जी का। बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ की रूपरेखा बताऊंगी आपको। तो इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित गई ये तिब्बत यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल जी ने तिब्बत यात्रा, यानी तिब्बत की यात्रा की, उसके बारे में उन्होंने बताया है। अपनी यात्रा के बारे में भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखमंगे की वेशभूषा धारण की और अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान लेखक ने लहसा की ओर जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की, यानी लहसा की ओर जो उन्होंने यात्रा की, तो जिन कठिन मार्गों की उन्होंने यात्रा की है, उसका वर्णन उन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। जीवन परिचय में रीड करा दिया और आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ध्यान दीजिए। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म बच्चों 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में के कनेला गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई और बाद की शिक्षा आगरा काशी विश्वविद्यालय में हुई। बच्चों, उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वे सांकृत्यायन कहलाने लगे। बौद्ध धर्म से शिक्षा लेकर ही उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। और ये ज्ञान इसलिए था क्योंकि बच्चों को जहाँ घूमने जाते थे, क्योंकि घुमक्कड़ी सुहागते थे, घूमने जाते थे, वहीं की भाषा सीख लेते थे। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका अपना एक
शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख कृतियाँ जो आपने पढ़ी हैं उसके अलावा कुछ बताती हूँ। सतमी के बच्चे, बदुरंगी मधुपुरी, कहानी, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्रा, उपन्यास, मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा है ये। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों का उन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। राहुल जी को पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है बच्चों। उनका निधन सन 1963 में हुआ। अब इस पाठ के सार की ओर चलते हैं। तो पाठ के सार में आप कोटेशन डाल के इसका सार लिख सकते हैं। जैसे पहला आता है नेपाल से तिब्बत मार्ग, नेपाल से तिब्बत मार्ग, दूसरा नेपाल से तिब्बत मार्ग, तो ये रीडिंग है, इसे ध्यान से देख लीजिए। लहासा की ओर, नेपाल से तिब्बत मार्ग के बारे में आप लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिड़पोर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थीं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात, अब देखिए इतना आ गया, इतना ही मैं बताती। नेपाल से तिब्बत का मार्ग, यानी इस यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिड़पोर का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियाँ और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। अगला कोटेशन आता है तिब्बत का सामाजिक जीवन। इसे रीड करेंगे, फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूटकर, चोड़ी एक बर्तन होता है, चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी, मिट्टी के टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? खोटी कहते हैं। जिसे हम केतली बोलते हैं, वहाँ उस मिट्टी का बर्तन होता है, उसे खोटी कहते थे। मैं रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको यदि डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि वहाँ की चाय कुछ अलग किस्म की चाय होती है। अब मैं इसे इतना ही पैसेज को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर्दा प्रथा या जाति पात छुआछूत आदि नहीं थी। वहाँ कोई भी अपरिचित व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, इसलिए कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता था। या यदि उसे विश्वास नहीं होता था कि सारा मक्खन या सारा चाय का जो भी आइटम है वो उसकी चाय बनेगी या नहीं, तो वो स्वयं जाकर चाय बना सकता था। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, यानी बहुत गरीब, बहुत देखने में बहुत भद्दे लगते थे, ऐसे भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते थे। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोरी में मत कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता था। यानी वहाँ की जो चाय थी कुछ अलग तरीके की चाय थी। अब चलते हैं लेखक की जो यात्रा है, जो शुरुआती लेखक की यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन था? लेखक का
सहयात्री, लेखक का साथी, जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी वो भिखमंगे रहते थे और उन्हें भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ लोग शाम के समय छड़, यानी जैसे नशीला पदार्थ होता है, जैसे हमारे यहाँ मदिरा होती है, शराब होती है, ऐसे ही वहाँ भी छड़ नाम का एक पेय पदार्थ होता था नशीला, जिसे शाम के समय लोग इसका सेवन करते थे और उसे पीकर मस्त हो जाते थे। तो लेखक की यात्रा की शुरुआत के बारे में ये एक्सप्लेन करती हूँ जो आपको पढ़ाया है। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। परित्यक्त कहते हैं छोड़ा हुआ, जिसे त्यागा गया हो उसे बोलते हैं परित्यक्त। चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी यानी यात्रा का कर, उसे राहदारी बोलते हैं, यात्रा का कर मांगने के लिए आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमत की चिटें मीन्स पर्ची बोलते हैं, उसे दे दी। सुमत की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोड़ला के आखिरी गांव में रहने की जगह, अच्छी जगह मिल गई थी। क्योंकि सुमत की जान पहचान थी इसलिए उसने अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते पर एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। यानी जब 5 साल बाद लेखक वहाँ उसने दोबारा यात्रा करने के लिए वहाँ आया तो उसे अच्छा स्थान यात्रा करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि लोगों का विश्वास कम हो चुका था और सबसे गरीब घर में उसे ठहरने के लिए स्थान मिला। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला है कि जब लेखक ने यात्रा शुरू की तो उस लेखक ने यात्रा के साथ में उसे कौन कौन से निर्जन स्थान मिले उसके बारे में चलते हैं। ये है अब हम सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। लेखक को सबसे जो विकट मीन्स बहुत कठिनाइयों भरा डांडा थोड़ला जगह का नाम है, पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर दो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। अब निर्जन स्थान डांडे के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देती हूँ, जो मैंने रीड कराया है उसे समझ लीजिए। डांडे तिब्बत का एक सबसे खतरनाक स्थान है, जैसे मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यानी जब जो उन्होंने चढ़ाई की थी वो लगभग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई थी, जहाँ से होकर उन्हें गुजरना था। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यहाँ स्थान निर्जन है, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ है, यानी कुछ पैसा वगैरह रुपए पैसे हैं या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करती। यानी वहाँ की जो सरकार है वो खुफिया विभाग पर या
पुलिस पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है, इसलिए पुलिस भी वैसा ही काम करती है। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है बच्चों, क्योंकि वहाँ कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। क्योंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था, इसीलिए लेखक ने भिखमंगे का वेश रखा था। जब भी उन्हें कोई ऐसी खतरनाक जगह मिल जाती, खतरनाक जगह दिखाई देती कि जहाँ उन्हें अपनी जान माल का खतरा है, अपनी जान का खतरा है, तो वहीं वो अपनी टोपी उतार लेते और जीभ निकाल कर, यानी अलग तरीके का वेश बना लेते, अटपटा वेश बना ले, जीभ निकाल लेते और वहीं की भाषा में भीख मांगने लगते। कुची कुची दया दया अर्थात 1 पैसा कहते हुए वो भीख मांगने लगते थे। उनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये लोग घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुंच गए। अब जब लेखक डांडे पहुंचा और वहां से जब उसने 2 घोड़ों पर दोनों ने यानी लेखक ने और उसके साथी सुमत ने जो यात्रा की, उसके बारे में, जो लेखक रास्ता भटक जाता है उसके बारे में आगे की रीडिंग कराते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। आगे है, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार हो ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे जगह का नाम है। न वहां बर्फ थी, न सफेदी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी सर्वोच्च स्थान यानी सबसे ऊंचा जो स्थान था वो डांडे के जो लोग थे उनके देवता का स्थान था, यानी एक मंदिर जैसा बना हुआ था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं द्वैनक्विस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये भी एक लेखक का नाम है, अंग्रेजी लेखक है, उसका नाम है द्वैनक्विस्तो। चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे मतलब 2 रास्ते, जैसे 2 राह होता है वही उसने बताया, 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। कौन था पूरे गुस्से में? सुमति, जो लेखक का साथी था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा वहाँ एक पीने का पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, उसी को बोलते हैं थुक्पा। अब रास्ता किस तरीके से लेखक ने रास्ता भटका, यानी इसमें जितना मैंने आपको रीडिंग करा दी है उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लेखक का रास्ता भटकना। बच्चों, सर्वोच्च स्थान पर जहाँ डांडे का स्थान था, पत्थरों के ढेर, जहाँ वहाँ के लोगों का एक पूजनीय स्थल था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था, वहाँ पहुँचे वो। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय के सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान था, जो पहले रीडिंग में आ चुका है। इसके आगे यानी इससे आगे उन्हें नीचे उतरना था।
ये सबसे ऊंचाई पर स्थान था और इसके बाद लेखक और उसके साथी को नीचे उतरना था। लेखक लड़कों का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। अब जब वहाँ उतरना था तो वहाँ एक दोराहा था जहाँ जाकर लेखक रास्ता भटक गया, क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने सोचा कि शायद ये थक गया है या इस पर बोझ है, वजन है, यानी सामान लदा हुआ है, मैं बैठा हूँ इसलिए धीरे चल रहा है। तो इसलिए वो उसकी थकावट के कारण उसने उस घोड़े को मारना उचित नहीं समझा। उसने मारा नहीं, वो जैसे चल रहा था उसे वैसे ही चलने दिया। अब लेखक ने रास्ता पूछ कर वापस लौटकर वह उसी रास्ते से वहाँ फिर पहुँचा। लगभग 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। लेखक के साथी जब सुमत ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि वह बहुत देर से पहुंचा था, इसलिए उसका साथी उससे बहुत नाराज था। और उसने जैसे ही लेखक को देखा वैसे ही वो कहने लगा कि मैंने कितनी बार चाय को गर्म किया है और 2 टोकरी कंडे भी फूंक डाले तुम्हारे इंतजार में, और तुम अब आकर पहुंचे। उसने बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा घंटों में बैठे रह के कर रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। और जो सुमत था वो मंगोल भिक्षु था, मंगोल था। ये मंगोल जो होते हैं, जो चीनी लोग होते हैं, उनका वैसे भी उनका कलर थोड़ा लाल होता है और गुस्से में तो और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। गुस्से के कारण उसका सुमत का मुख और भी लाल हो रहा था। अब उसने कहा कि इन लोगों को त्रिडी जाना था। किसे? लेखक को और उसके साथी को त्रिडी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लाद कर अब उसका जैसे सुमत को गुस्सा आता था और वैसे ही उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। अच्छा, सुमति का नाम सुमति नहीं था, सुमति का वास्तविक नाम लोबजड़ शेख था। तो अब वहाँ से वो चले दोनों, और वहाँ क्योंकि उन्हें त्रिड़ी समादगिरी नाम का स्थान था, वहाँ उन्हें पहुँचना था, इसलिए उन्होंने सामान पीठ पर लादा और हाथ में डंडा लेकर वो आगे चलने लगे। अब त्रिड़ी के मैदान की स्थिति आपको बताते हैं, आगे रीड कराते हैं, ध्यान से देखिए। आगे है बच्चों, अब हम त्रिड़ी के मैदान में थे। त्रिड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर से छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम त्रिड़ी समादगिरी था। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर भी किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमत ने स्वीकार किया, यानी उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, यहीं रहो और जिसका जो पैसे लगेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सुमत ने स्वीकार कर दिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया अर्थात बाहर ढोने वाला, जिसे हम कुली कहते हैं, बोझा ढोने वाला, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता। अब वो सोच रहे हैं कि अगर यदि सवेरे जल्दी चल देते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित त्रिड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों को बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मीन्स बिना पैसे के, बेगार कहते हैं बिना पैसे के। खेती का अंजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जागीर जैसे हम जागीरदारी कहते हैं, जैसे जमींदारी को ही जागीरदारी कहते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु को नम से बोलते हैं। वहाँ बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र में सज्जन पुरुष थे।
वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उनसे कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज के अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होगी। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर मीन्स पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिरडी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये रीडिंग हो गई। अब इसका जो रह गया पैसेज उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ।